हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं जिस पर बातचीत होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताते हुए राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है और अब लोकसभा सदस्यता उनकी बहाल होने वाली है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का अवार्ड दिया है? केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड उसे भी अपग्रेड किया है, तो उसे किस रत्न का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद उनको पछाड़ कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैबिनेट सचिव उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। भारत को 5 साल बाद या 5 साल के अंदर ही ध्रुवीय अनुसंधान पोत मिलेगा, यानी आइस ब्रेकर जो जहाज़ है वो मिलेगा, तो उसकी लागत क्या होने वाली है? और भी कई टॉपिक हैं, उस सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि 8 अगस्त की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आने वाला है। जनवरी से लेकर 8 अगस्त तक के तमाम करंट अफेयर्स उसमें होंगे मैराथन, फटाफट क्वेश्चन आंसर के रूप में। जो हाफ ईयरली वीडियो था उसी का एक्सटेंडेड रूप होगा ये। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा राजीव गौबा। ठीक है, अब वो 30 अगस्त 2024 तक यानी अगले साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पद होता है ना, वो नौकरशाही में सबसे टॉप पोस्ट का होता है। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। अच्छा, उनको नियुक्त किया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर 2019 में 2 साल के लिए, लेकिन फिर उनको तीसरी बार ये जो कार्यकाल जो है बढ़ाया गया। झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL उसको अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? पहले ये मिनी रत्न था, आंसर होगा नवरत्न। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड जो है वो भारत की जो प्रमुख एक कंपनी है ONGC लिमिटेड, तो उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसकी एक सहायक कंपनी है, ONGC की सहायक कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड। तो इसको नवरत्न का दर्जा देने का फैसला किया है वित्त मंत्रालय ने। इससे पहले ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है ना, वो कैटेगरी 1 का मिनी रत्न PSU था। ONGC विदेश लिमिटेड उसका मुख्य काम भारत के बाहर गैस, तेल, इन सब के उत्पादन की संभावनाएं तलाशना, खोज करना, उत्पादन करना, वो सब काम है इसका। 17 देशों में ONGC विदेश लिमिटेड जो है काम कर रही है। तो ONGC की ये सहायक कंपनी है। अगर बात होगी कि ONGC का स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। ONGC के चेयरपर्सन है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, और ONGC विदेश लिमिटेड उसकी स्थापना जिसकी बात हो रही है, उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, तो ONGC अगर केवल बात करेंगे तो महारत्न कंपनी है पहले से। और अगर बात होगी ONGC विदेश लिमिटेड, तो वो अब नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का इसका महारत्न, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो द हिंदू के जो बिजनेस लाइन है उसमें आप देख रहे हैं ऑयल इंडिया नाउ महारत्न, और ONGC विदेश जो है वो अपग्रेड किया गया है नवरत्न कंपनी में। ठीक है, तो ONGC विदेश लिमिटेड के बारे में मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था, और अभी ये बात है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। तो वित्त मंत्रालय ने ये फैसला किया है, और इसी के साथ अब टोटल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं देश में। महारत्न कंपनी का दर्जा केवल नवरत्न कंपनी को ही मिलता है अपग्रेडेशन होने पर। तो इससे पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड वो नवरत्न कंपनी थी, अब वो महारत्न कंपनी हो गई है। ठीक है, तो टोटल अब 13 महारत्न कंपनी है। ओके, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। मुख्यालय जो है ना दुलियाजान में है, असम में है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर रंजीत रत्न। ओके, और ये एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU है, जो कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की खोज, विकास, उत्पादन, ये सब काम करता है। अगर बात होगी कि देश में PSU
कि कैटेगरी क्या क्या है। जैसे महारत्न नवरत्न की बात करिए तो कैटेगरी जो है ना वो एक तो महारत्न है, दूसरा नवरत्न है, तीसरा है मिनी रत्न कैटेगरी 1 और चौथा है मिनी रत्न कैटेगरी 2। भारत में नवरत्न कंपनी को दर्जा दिया गया था कब? पहली बार 1997 में। और महारत्न का दर्जा कब देना शुरू हुआ था? 2009 में। ओके, क्या लाभ होता है महारत्न और नवरत्न का दर्जा मिलने से या मिनी रत्न का दर्जा मिलने से? तो उसको डेवलपमेंट में बेहतर मौका मिलता है उसे, और बहुत सारी स्वायत्तता मिल जाती है, मतलब खुद फैसले लेने की बहुत सारी स्वायत्तता मिल जाती है और उसको हर चीज़ के लिए सरकार से पूछना नहीं होता है। ठीक है, कोई विदेश में अगर इम्पॉर्टेंट फैसले लेने हैं निवेश के तो महारत्न कंपनियां खुद ही ले सकती हैं। अब देख लेते हैं कि महारत्न कंपनियां जो है ना उस देश में कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये देख रहे हैं, पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है एनटीपीसी लिमिटेड, आठवां है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC, नाइन्थ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, टेंथ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11th कंपनी है महारत्न ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ओके, 12वीं कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, और 13वीं अब बन गई है महारत्न, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब जो पूरी लिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जब हम महारत्न कंपनियों की बात कर रहे हैं तो अब नवरत्न कंपनियों को भी देख लेते हैं कि कितने हैं टोटल। तो टोटल देखिए, नवरत्न कंपनी ना पहले भी 13 थी और अब भी 13 ही है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जो है ना यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पहले नवरत्न कंपनी थी तो वो महारत्न हो गई, और एक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड तो वो अब नवरत्न कंपनी हो गई, तो इसलिए 13 है। तो कौन कौन 13 हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फोर्थ कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, फिफ्थ कंपनी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL, छठी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवीं है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, आठवीं है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाइन्थ है NMDC लिमिटेड, टेंथ है रेल विकास निगम लिमिटेड, 11th है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 12th कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो 13वीं है नई वो है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, तो नवरत्न और महारत्न 13 हो गई। ठीक है, तो नवरत्न में कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले भी 13 थी और अब भी 13 है, क्योंकि एक कंपनी इससे महारत्न में चली गई और मिनी रत्न से एक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड वो नवरत्न कंपनी में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार भारत को 5 साल में पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल वो मिलेगा, तो इसकी लागत कितनी होने वाली है? आंसर का 2600 करोड़। ठीक है, तो इस देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो उन्होंने 3 अगस्त को राज्यसभा को ये बातें बताई हैं। उनका कहना है कि भारत का लक्ष्य जो है ना वो अंटार्कटिका, जो यहाँ देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल, तो वहाँ पर अपने ठिकाने को बनाए रखने के लिए अगले 5 साल में पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी एक ऐसा जहाज जो बर्फ़ को काटता हो, आइस ब्रेकर, बर्फ़ को तोड़कर आगे बढ़ता हो, ऐसा जहाज मिलेगा इस तरह का। ठीक है, जो बर्फ़ को तोड़ते हुए चीरते हुए आगे बढ़ता जाए। तो ये कहना है पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी किरेन रिजिजू का कि इस फाइनेंशियल ईयर में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सरकार जो है ना वो आइस ब्रेकर जो जहाज़ है उसका निर्माण इंडिया में ही कराना चाहती है, उसके लिए काम आगे होंगे। 2600 करोड़ रुपए लगेंगे। क्यों ज़रूरी है ये जो स्पेशल जहाज़ है वो? देखिए, भारत के पास वर्तमान में कितने ध्रुवीय जो रिसर्च स्टेशन बेस स्टेशन अंटार्कटिका में, तो 3 है। भारत के पास 3 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में,
और वहाँ पर रिसर्च स्टेशन तक पहुँचने के लिए और निरंतर बर्फ़ तोड़ने वाले जहाज़ों की आवश्यकता होती है और ये जहाज़ कम बर्फ़ वाले जगह पर पहुँचते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर जितना कोशिश होती है कि जितने नज़दीक पहुँच सके, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से टीम उस बेस स्टेशन तक पहुँचती है। तो पोलर रिसर्च वेसल जो जहाज़ है, जो आइस ब्रेकर जहाज़ है, उससे जो इस इलाके जो ध्रुवीय क्षेत्र है यानी अंटार्कटिका के आसपास, वहाँ पर रिसर्च होता है और रसद पहुँचाने का काम होता है, क्योंकि जो बेस स्टेशन है उसको तो दाना पानी, रिसर्च के लिए इक्विपमेंट सब कुछ चाहिए, तो वो पहुँचाने का काम ये बेहतर ढंग से करता है। और वहाँ पर एक और बात है कि ये पूरा का पूरा जो जहाज़ है वो भी एक रिसर्च स्टेशन के टाइप का ही होता है, वो वहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह का जहाज़ बनाने के लिए ना 2014 में भी कोशिश हुई थी। कैबिनेट ने करीब 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन बाद में परियोजना को छोड़ दिया गया, ऐसा कहना है सरकार का, क्योंकि जहाज़ बनाने में कुछ शर्तें बढ़ा दी गई थी। तो इस वजह से फिर उसको रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रयास शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि 3 अपने रिसर्च स्टेशन हैं, कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ठीक है। और उसके लिए एक ख़ास तरह का जहाज़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले 5 साल में भारत को एक ऐसा जहाज़ मिल जाएगा। अभी वहाँ पर पहुँचने के लिए ना दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का फिडे लाइव रैंकिंग जो कि 3 अगस्त को जारी हुई, तो उसमें विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा गुकेश डी, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, 17 साल के हैं मात्र। और जो अगली रैंकिंग आने वाली है ना, मंथली अगस्त के लास्ट में आएगी फिडे रैंकिंग, तो उसमें विश्वनाथन आनंद जो है ना, वो पहली बार टॉप इंडियन नहीं रहेंगे भारत की लिस्ट में। 36 साल बाद वो सेकंड पोजीशन पर होंगे इंडिया में, और नंबर 1 हो जाएंगे इंडिया में 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी। पिछले ही साल वो गुकेश डी जो है ना, वो टॉप 100 में, दुनिया के टॉप 100 में पहुंचे थे, और उनके टीचर हैं विश्वनाथन आनंद, तो अपने टीचर को पीछे छोड़ देंगे गुकेश डी, और नंबर 1 भारत के लिस्ट में हो जाएंगे। लेकिन जो लाइव रैंकिंग है ना, उसमें तो नंबर 1 हो ही गए हैं वो, ठीक है। लाइव रैंकिंग में क्या होता है कि जिसको जितने पॉइंट मिले होते हैं उसके आधार पर वो ऊपर नीचे भी होता रहता है। मंथली और ईयरली जो होता है उसमें फिक्स होता है मंथली में। तो अगली जो आने वाला है उसमें टॉप रैंक गुकेश रहेंगे, और अभी लाइव जो रैंकिंग है उसमें तो नंबर 1 है ही। देखिए हुआ ये कैसे कि फिडे वर्ल्ड कप चल रहा है और उसी में इन्होंने बेहतर उपलब्धि हासिल की है। जो सेकंड दौर था उसमें इन्होंने जीत हासिल की, और ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहा है, तो उससे इनका पॉइंट बढ़ गया और फिर ये लाइव रैंकिंग में इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं। अगर हम बात करेंगे, अच्छा हाँ, ये देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो उसकी ओर से भी ये ट्वीट किया गया है, और उसकी जो टॉप 10 की लिस्ट है दुनिया भर के खिलाड़ियों में, तो उसमें देखेंगे नंबर 1 मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, सेकंड पोजीशन पे हैं यूएसए के, अमेरिका के फेबियानो कारुआना, थर्ड पे यूएसए के ही हिकारू नाकामुरा, और फोर्थ पोजीशन पे है डिंग लिरेन जो वर्ल्ड चैम्पियन है, फिफ्थ पोजीशन पे है इयान, सिक्स्थ पे है फ्रांस के अलीरेज़ा फिरोज़ा, सेवन्थ पे है नीदरलैंड के अनीश गिरी, एट्थ पर है यूएसए के विस्ली सो, और नाइन्थ पे आप देख रहे हैं गुकेश डी, और 10th पे विश्वनाथन आनंद हैं। तो अपने गुरु को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं गुकेश डी। फिडे की बात कर लें, स्थापना हुई थी कब? 1924 को, और मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा है इसकी। उससे पहले बता दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो देख रहे हैं आप, उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, और एक 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है,
और उसके जरिए आपको PDF मिलता है अगले 1 साल तक, और पिछले करंट अफेयर्स के PDF भी मिल जाते हैं। तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह के कई तरह के PDF होते हैं, और वो भी 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, और साथ में वीडियो का डिटेल लिंक भी होता है, वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, देख रहे हैं और उसको विजुअली समझना है तो आप उस पर क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस मेंबरशिप के साथ खासियत ये भी है, 1 साल का बहुत मामूली सी रकम है इसकी। आप जो वीडियो देखते हैं वो एड फ्री ऐप पर ही देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के, और साथ में इसी मेंबरशिप के ज़रिए आप इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, आपके बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताते हुए, किस बेस पर मानहानि केस में राहुल गांधी की जो सज़ा थी उस पर रोक लगा दी है, 2 साल की सज़ा पर रोक लगा दी? तो इसका आंसर होगा, ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सज़ा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताना। विशेष कारण नहीं बताया। देखिए, ये जो मामला था, मानहानि का मामला था, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तो उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, और उसी मामले में आपराधिक मुकदमा हुआ था और उनको सज़ा मिली थी, और वो सज़ा इतिहास में पहली बार 2 साल की सज़ा दी गई थी। जो हाईएस्ट उसमें जो सज़ा है 2 साल, वो सज़ा दी गई थी। और फिर जब सज़ा मिली तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहत दी है। ठीक है, फिलहाल रोक लगा दी है पूरी सज़ा पर। हालांकि अदालत ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, कि राहुल गांधी को की जो कथित टिप्पणियां हैं यदि की गई हैं तो वो अच्छी नहीं थी, और ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को कुछ हद तक सावधानी बरतनी चाहिए और राहुल गांधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है। कुछ बातें तो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यदि सजा 1 दिन भी कम होती तो जो अयोग्यता उनकी हुई है लोकसभा सदस्य के तौर पर, उससे संबंधित जो कानून है वो लागू नहीं होता उन पर। ट्रायल जज ने, यानी जिस जज ने फैसला दिया था, उससे कम से कम ये अपेक्षा तो की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराध, यानी नॉन बेलेबल जो अपराध है उसके लिए अधिकतम सज़ा देने का कारण बताएं। मतलब अधिकतम सज़ा दे रहे हैं तो उस वजह पूरी बताना चाहिए था। हालांकि अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट ने दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार करने में बहुत सारे पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। किन पहलुओं पर? कि हाईएस्ट जो सज़ा है वो क्यों दी जा रही है, सज़ा दी जा रही है ये तो मामला है, लेकिन अधिकतम सज़ा ऐसा क्या खास है उसकी वजह से दी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे मामले में अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश जो है वो उसका प्रभाव बहुत व्यापक है। इससे न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। और इन बातों का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से यह कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा का कोई कारण नहीं दिया गया जिससे सांसद के तौर पर अयोग्यता हुई राहुल गांधी की, और कार्यवाही के लंबित रहने तक दोष सिद्ध के अधिकार पर रोक लगाने की ज़रूरत है। मतलब ये जो सज़ा है उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी बहुत दिलचस्प है। राहुल गांधी की सज़ा कम भी हो सकती थी। वो अदालत जो है वो जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने सज़ा दी गई होती तो राहुल गांधी लोकसभा के सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराए जाते। तो ये पूरा जो है ना वो आदेश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो राहुल गांधी को जो ये सज़ा सुनाई गई थी, पूरे मामला जो मुकदमा है वो क्या है वो मुझे लगता है आप जानते ही होंगे। मामला ये हुआ था कि सूरत की अदालत ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराया था और सज़ा दी थी। किस मामले में? तो
2019 में कोलार राजनीतिक रैली के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। तो इसी वजह से मार्च में इस 2023 में 2 साल साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और फिर लोकसभा से अयोग्यता हो गई थी। राहुल गांधी वायनाड यानी केरल से लोकसभा सदस्य हैं और लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को कांग्रेस मतलब लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। ओके, और लोकसभा सचिवालय ने ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत लिया था। ठीक है, और 23 मार्च 2023 से ही सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट है उसकी धारा 8 में ये है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और 2 साल या उससे अधिक की कैद की सज़ा पाने वाले व्यक्ति इस तरह की सज़ा की तारीख से अयोग्य हो जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि तक अयोग्य बना रहेगा। मतलब कि इस मामले में राहुल गांधी जो है वो अगला चुनाव नहीं भी लड़ने मतलब अयोग्य थे तो उनके लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुना दिया है तो अब उनको चूँकि इसमें ये भी लिखा हुआ है उसी एक्ट में कि अयोग्यता को उल्टा भी जा सकता है यदि कोई उच्च न्यायालय यानी उच्च या उच्चतम वो न्यायालय उस पर रोक लगा देती है। तो ऐसे में विधायक हो सांसद हो तो उनकी फिर से सदस्यता वापस मिल सकती है। तो उसी के तहत अब ये भी माना जा रहा है कि सदस्यता वापस मिल सकती है राहुल गांधी को। ओके, पूरी बात समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं इस करंट अफेयर्स का। और हाँ, जिन लोगों को पसंद आ रहा हो लाइक बटन जो दबाना और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, PSEB यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी EPIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना है। आंसर होगा शिवेंद्र नाथ। ठीक है, देखिए जो भी PSU के टॉप पोजीशन पर नियुक्ति होती है तो उसके लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड बना हुआ है, तो उसी के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इस बार ये नियुक्ति की गई है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी EPIL वो जो है ना वो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक PSU है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है। आंसर होगा पुनीत चंदोक। ठीक है, पुनीत चंदोक। तो माइक्रोसॉफ्ट में के मतलब इंडिया के टॉप पोजीशन पे ये हैं, अब हो गए हैं पुनीत चंदोक, और वो भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस है उस पर काम करेंगे। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, और फोटोग्राफ इनका ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट उसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है वाशिंगटन USA में, और चेयरमैन और CEO अभी हैं उसके सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौतों को मंजूरी दी है। आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौतों पर सिग्नेचर करने की मंजूरी जो है ना चुपचाप दे दी है। और पाकिस्तान का जो है ना वो ये अमेरिका के साथ पिछला जो समझौता हुआ था वो 2005 में हुआ था और 2020 में ख़त्म हो गया था। तो अब फिर से समझौतों को पाकिस्तान ने रिन्यू किया है, और ये खास समझौता है। उसके तहत क्या होता है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सैन्य और रक्षा मदद कुछ हद तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में, अमेरिका और इसके बीच में ये सहयोग हुआ है इस मामले में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के खिलाड़ी मोइन अली ने क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आंसर होगा इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कह दिया कि अब फाइनल संन्यास ले रहे हैं वो। हालांकि एक बार और पहले ऐलान किया था लेकिन फिर खेलने लगे थे, अब कह दिए हैं इन्होंने कि अब संन्यास ले रहे हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। और हाँ, आप एड फ्री ये करंट अफेयर्स का वीडियो भी देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के जो ऐप है उस पर भी। ओके, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनके लिए वो है। तो अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।